हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो आज हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर में एक नया टॉपिक है मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट। ये सीखने जा रहे हैं कि हमने मैनेजर की कमीशन को कैसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कहाँ कहाँ जाएगी। ये एडजस्टमेंट में है तो एडजस्टमेंट कितनी जगह जाती है? दो जगह जाती है। तो मैनेजर कमीशन जब हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। ये दो जगह जाएगी। एक बार हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी क्योंकि हमारा खर्चा है, एक्सपेंस है, और दूसरी बार हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएगी क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, अभी हमने ये खर्चा पे करना है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? लायबिलिटी कहलाएगी। क्लियर? तो दो जगह कहाँ कहाँ जाएगी? एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और दूसरी बार बैलेंस शीट में लायबिलिटी में। अब इसको कैलकुलेशन करने के तरीके देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये दो मेथड होते हैं बच्चों इसमें। ऑन प्रॉफिट्स पर हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसमें एक वर्ड होता है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और सेकंड जो मेथड होता है दैट इज ऑन प्रॉफिट, सॉरी, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्लियर है? तो दो वर्डिंग आपको इसमें मिलेगी या तो बोला गया होगा बिफोर चार्जिंग या बोला गया होगा आफ्टर चार्जिंग। यही जो है दो इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपने सिर्फ ये चेक करना है कि आपको एडजस्टमेंट के अंदर मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करने के लिए बिफोर वर्ड बोला है या आफ्टर वर्ड बोला है। अगर बिफोर वर्ड बोला है तो आपने कैसे कैलकुलेशन करनी है? नेट प्रॉफिट्स लेने हैं अपने इनटू रेट अपॉन 100। जो भी आपको मैनेजर की कमीशन कैलकुलेट करने के लिए रेट बोला होगा, सपोज 10% बोला गया, तो नेट प्रॉफिट लिखिए 10 अपॉन 100 कीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? मैनेजर का कमीशन आ जाएगा। ये किस केस में है? फर्स्ट केस में, जिसमें आपको क्या बोला जाए? बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। सेकेंड केस में अगर आफ्टर चार्जिंग वर्ड बोला गया है तो हमने क्या करना है? नेट प्रॉफिट्स इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना है। क्लियर है? सपोज आफ्टर चार्जिंग वाले में 10% बोला गया है तो हमने क्या करना है? नेट प्रॉफिट्स इंटू 10 अपॉन 110। जो भी रेट गिवन है आपने उसे 100 में प्लस करके नीचे यूज करनी है। तो बिफोर चार्जिंग में सिर्फ रेट अपॉन 100 और आफ्टर चार्जिंग के लिए रेट अपॉन 100 प्लस रेट। आई थिंक क्लियर है कि हमने किस में कैसे कैलकुलेट करनी है, कहाँ कहाँ लिखनी है, ये भी आपको समझ आ गया। तो चलिए समझते हैं इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ के साथ लिखते जाते हैं कि कौन सी आइटम कहाँ जाती है। ड्राइंग्स एंड कैपिटल बैलेंस शीट में जाती है। परचेज एंड सेल्स ट्रेडिंग में जाती है। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है ट्रेडिंग में। रिटर्न आउटवर्ड परचेज टर्न है ट्रेडिंग में। कैरीज इनवर्ड आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है दैट इज ट्रेडिंग। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में। पावर ट्रेडिंग में। मशीनरी असेट्स है बैलेंस शीट में। फर्नीचर असेट्स है बैलेंस शीट में। रेंट ऑफिशियल खर्चा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैंक लोन लायबिलिटी है बैलेंस शीट में। डेटर्स हमारे असेट्स, क्रेडिटर्स हमारे लायबिलिटी बैलेंस शीट में। कैश इन एंड असेट्स दैट इज बैलेंस शीट में। क्लियर है? तो ये हमने पढ़ लिया, लिख लिया है कि कहाँ कहाँ कौन सी आइटम में हमने डालनी है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट समझते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको पता है दो जगह जाती है, एक बार ट्रेडिंग में जाती है और एक बार बैलेंस शीट में असेट्स में जाती है। वेजेस आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस है हमारे पास, तो एक बार ये वेजेस कहाँ जाती है? ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में जब हम वेजेस लिखेंगे वहां ऐड हो जाएगी। और आउटस्टैंडिंग खर्चा हमारा एक बार क्या होता है? लायबिलिटी, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। बैड डेट्स ₹600 एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी 5% ऑन डेटर्स, दोनों कहाँ कहाँ जाते हैं? एक बार हमारे ये P&L में जाते हैं और दूसरी बार बैलेंस शीट में डेटर में से लेस होंगे। 5% कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों? डेटर में से आप पहले 600 माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपने 5% कैलकुलेट करनी है। रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ, रेंट हमने कितने महीने के लिए पे किया? 11 मंथ। यहाँ पर रेंट चेक कीजिए 22,000 है, ये 11 मंथ के लिए पे किया है, यानी कि अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे आपका एक मंथ का निकल जाएगा 2,000 रुपीज, जो क्या है हमारा आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि हमने 11 मंथ का पे किया, जबकि हम जो खर्चा पे करते हैं वो 12 मंथ्स के लिए करते हैं। तो जो ये 2,000 रुपीज कैलकुलेट किया हमने, ये दो जगह जाएंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट है, एक बार P&L में रेंट में ऐड हो जाएगा, और आउटस्टैंडिंग एक बार बैलेंस शीट में लायबिलिटी में। लोन फ्रॉम द बैंक वॉज टेकन 1 जुलाई 2022,
जो बैंक लोन हमें गिवन है 8% से हमने कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। 25,000 का 8% कितने टाइम के लिए? 1 जुलाई को है, और हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो 31 दिसंबर। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक का यानी कि 6 मंथ का जो है हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और वो इंटरेस्ट हमारा कहाँ जाएगा? एक बार हमारा एक्सपेंस है P&L में चला जाएगा, और एक बैलेंस शीट में जब लोन लिखेंगे उसमें ऐड कर देंगे। क्लियर? तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन कहाँ जाता है? एक बार P&L में जाता है, और एक बार बैलेंस शीट में जब मशीनरी लिखेंगे वहां से लेस हो जाएगा। प्रोवाइड मैनेजर कमीशंस एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। देखो आ गया ना वर्ड, नेट प्रॉफिट के ऊपर निकालना है 10%, क्या वर्ड है? आफ्टर चार्जिंग। तो हम पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सिर्फ एक मैनेजर कमीशन को छोड़कर आपने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसके बाद हमारा ये है जो 10% हम कैलकुलेट करेंगे, और अब आफ्टर वर्ड है तो क्या आएगा? 10/110 से कैलकुलेशन होगी, वो हमारी दो जगह जाएगी। नेक्स्ट, देयर इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹20,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कोर्ट केस। ये क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक कंटीजेंट लायबिलिटी है 20,000 रुपीज की कोर्ट केस के रिस्पेक्ट में। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है बच्चों? जो लायबिलिटी अभी एक्चुअल में आपकी लायबिलिटी नहीं बनी है, ठीक है, एक इवेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो आपकी लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, यानी कि वो आपको पेमेंट देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। जैसे कोर्ट केस चल रहा है, तो कोर्ट केस अगर आपके फेवर में आता है तो आपको लायबिलिटी नहीं पे करनी, ठीक है ना? सॉरी, बट अगर आपके अगेंस्ट हो जाता है कोर्ट केस तो आपको ये लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। क्लियर बच्चों? तो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी क्लियर है आपको कि जो इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी लायबिलिटी है या नहीं। ये आपके फाइनल अकाउंट्स में कहाँ शो होती है? किसी भी अकाउंट में नहीं जाती, ना ट्रेडिंग में, ना प्रॉफिट एंड लॉस में, और ना ही बैलेंस शीट में। क्लियर? तो कहाँ जाएगी फिर ये आपको बैलेंस शीट के बाद एक नोट लिखना है, तो नोट के अंदर ये आपको क्लैरिफाई करना है। वहां पर आपको सिर्फ लिखना है कि देयर इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹20,000 रिस्पेक्ट ऑफ कोर्ट केस। सिर्फ इतना लिखना है, इसके अलावा इसकी कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती। क्लियर? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। क्या प्रिपेयर करना है हमने? फाइनल अकाउंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हाँ इसमें एक काम रह गया अभी बच्चों, क्या था कि जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो यहाँ हम टिक लगा लेते हैं, ताकि जब हम यहाँ से वो आइटम लिखे हमें पता हो कि हमने उसके रिलेटेड एडजस्टमेंट करनी है। लाइक वेजेस है तो वेजेस पे टिक कर लेते हैं। बैड डेट्स और प्रोविजन के लिए, बैड डेट्स तो है नहीं पर डेटर्स है, डेटर्स पे टिक कर लेते हैं। रेंट है जो 11 मंथ के लिए पे किया है। लोन, बैंक लोन, इसका इंटरेस्ट है। डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है मशीनरी के ऊपर। उसके बाद मैनेजर की कमीशन के लिए कहीं टिक नहीं होगा, और कंटीजेंट लायबिलिटी लास्ट में लिखनी है। क्लियर है? तो ये हमने लिख लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। ठीक है, तो जहां जहां हमने टी लिखा है वो हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? परचेज एंड सेल्स है, और ओपनिंग स्टॉक भी आपको पता है सबसे पहले आइटम क्या लिखी जाती है? ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है। तो यहां हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट इज 42,000। नेक्स्ट परचेज एंड सेल्स है, यहां लिखेंगे हम परचेजेस। रिटर्न आउटवर्ड भी है इसलिए हम परचेजेस को क्या करेंगे? अंदर लिखेंगे 82,600। नेक्स्ट बाय सेल्स 1,55,000। नेक्स्ट स्टॉक हो गया है। रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है, जो 1600 हम इसमें परचेज में से लेस करेंगे। रिटर्न आउटवर्ड 1600। नेक्स्ट हमारा कैरीज इनवर्ड 1200 का। नेक्स्ट क्या है? वेजेस। वेजेस पे टिक है। 4,000 रुपीज कहाँ लिखेंगे? अंदर लिखेंगे। एडजस्टमेंट देखते हैं क्या बोला गया है वेजेस के बारे में। आउटस्टैंडिंग वेजेस है कितनी? 2,400 रुपीज की। तो यहाँ हम ऐड कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,400, दिस इज
6400. Clear? Next power, that is 6000 rupees. Clear? नेक्स्ट टी चेक कीजिए और कहाँ लिखा है, ये सब हो गए हमारे, ठीक है, पावर तक हो गया और कहीं टी नहीं है। अपनी एडजस्टमेंट चेक कर लेते हैं। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक है, यहाँ लिख देंगे हम अपना बाय क्लोजिंग स्टॉक 64,000 रुपीज। क्लियर? आउटस्टैंडिंग वेजेस हो चुके हैं और चेक कर लेते हैं कहीं टी हमने लिखा हो, तो हमने कहीं लिखा मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में जाती है। तो ये ट्रेडिंग काउंट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसका प्रॉफिट बाद में हम कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट के लॉस जो भी आएगा बैलेंस हम बाद में निकालेंगे। अब हम अपना क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाते हैं। तो जहां भी हमने पी लिखा है वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है हमने, रेंट 22,000 का और टिक है, तो इसको हम अंदर लिखेंगे। थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है ताकि हम अपने बैलेंसिंग कर सके, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम टू रेंट कितना 22,000। ये एडजस्टमेंट थी कि हमने 11 मंथ का पे कर रखा है, तो एक मंथ का आउटस्टैंडिंग है। 11 मंथ के लिए 22,000 दिया तो 1 मंथ का कितना कैलकुलेट होगा, 2,000 रुपीज। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड होता है 2,000 रुपीज 24,000 और एक बार कहाँ जाएगा, जब बैलेंस शीट करेंगे उसमें जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रेंट के बाद सैलरी कोई टिक नहीं है तो ऐसे ही लिख देंगे हम, तो सैलरी 15,000 रुपीज। नेक्स्ट इंश्योरेंस पे कोई टिक नहीं है, 3600 का ऐसे ही लिख देंगे, तो इंश्योरेंस 3600। नेक्स्ट चेक कीजिए, बैंक लोन का हमने बैंक लोन तो नहीं लिखना, कोई और पे नहीं है, इसका इंटरेस्ट था जो आउटस्टैंडिंग था। या एडजस्टमेंट हम स्टार्टिंग से सारी देख लेते हैं, जहां भी हमने पी लिखा होगा ये टीपी ये है, ठीक है। दिस इज बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसके लिए हम करते हैं दूसरे पेपर पर कर लेते हैं हम अपना बैड डेट्स लिखते हैं सबसे पहले, टू बैड डेट्स अमाउंट 600 है। इसमें ऐड करते हैं हम अपना न्यू प्रोविजन, जो कैसे कैलकुलेट होगा, 5% है। पहले 600 डेटर में से माइनस कीजिएंगे, 20,600 में से हम ये बैड डेट माइनस करेंगे 600 का, इट विल कम 20,000। 20,000 के ऊपर हम अपना 5% जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, 1,000 रुपीज। तो ये 1,000 रुपीज न्यू प्रोविजन जो है ये ऐड हो जाएगा 1,600। क्लियर है? रेंट की ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट ऐड कर दिया हमने। लोन के हमने इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, वो हम यहाँ लिख लेते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन के ऊपर 6 मंथ का कैलकुलेट करना है, 8%, 25,000 का 8% निकालेंगे और कितने टाइम के लिए, 6 मंथ के लिए, ठीक है। ये हमारा जो निकलेगा वो 1,000 रुपीज आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, पी कहाँ लिखा है हमने, डेप्रिसिएशन आएगा 10% मशीनरी का, तो यहां लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% कैलकुलेट मशीनरी 50,000 का जब 10% निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 5,000 रुपीज। क्लियर? मैनेजर कमीशन अभी बाद में कैलकुलेट करेंगे, सबसे कंटीजेंट लायबिलिटी हम नहीं दिखाते हैं। तो क्लियर है, ये हमारी सारी आइटमें हो चुकी हैं जितनी हमारी P&L में थी, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, ठीक है, बैड डेट्स का, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जो था वो, और डेप्रिसिएशन। ये क्लियर है, ये सब हो गया है। अब सिर्फ क्या बैलेंस रह गया हमारे पास, मैनेजर कमीशन को कैलकुलेट करना रह गया है, वो अभी हम बाद में करते हैं। अब क्या करते हैं, हम अपनी बैलेंस शीट भी साथ के साथ तैयार कर लेते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है, बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2022। तो सबसे पहले हमारा एसेट साइड में क्या आता है, कैश इन हैंड, जो कि सबसे लास्ट में पड़ा है बैलेंस शीट में। इसमें आपको चेक करना पड़ता है बच्चों, क्योंकि हमारा जो है ये सीक्वेंस में बनती है। ड्राइंग एंड कैपिटल लायबिलिटी में सबसे लास्ट में जाती है, उसके बाद मशीनरी हमारे पास असेट्स में सबसे लास्ट में जाएगी, फर्नीचर मशीनरी से पहले आएगा, उसके बाद हमारा बैंक लोन लायबिलिटी में जाएगा सबसे पहले, डेटर्स हमारा कैश इन हैंड होता है, कैश एंड बैंक बैलेंस होता है, डेटर्स, उसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश हैंड। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, कैश इन हैंड आएगा, तो हम यहाँ पर अपना लिख देंगे कैश इन हैंड। अमाउंट चेक कीजिए 1500, यहाँ हमारा आ जाएगा 1500। क्लियर है? अब कैश इन हैंड के बाद क्या आएगा हमारे पास, डेटर्स 20,600 और टिक लगा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे।
डेटर्स 20,600। इसमें एडजस्टमेंट अगर आपको याद हो तो क्या एडजस्टमेंट थी, बैड डेट्स थे और प्रोविजन था। ठीक है, फिर दोनों क्या होते हैं, लेस होते हैं। हम लेस कर देंगे अपने बैड डेट्स कितने के हैं, 600 के, ये 600 हम माइनस करेंगे, डेट विल कम 20,000। उसमें से जो न्यू प्रोविजन हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, कितना था, 1,000 रुपीज था, तो ये 1,000 रुपीज भी हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये 19,000 हमारे डेटर्स जो है यहाँ आ जाएंगे। क्लियर है, कैश इन हैंड डेटर्स है इसमें। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो हम यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितने का, 64,000 रुपीज का। क्लियर है, और चेक कीजिए एसेट साइड में क्या क्या है हमारा। कैश इन हैंड हो गया असेट्स का, डेटर्स हो गया असेट्स के, ये लायबिलिटी है। पहले असेट्स चेक करते हैं, फर्नीचर और मशीनरी ये रहेगी, ये ड्राइंग और कैपिटल तो दूसरी साइड जाता है, तो ये दोनों रहेगी। इसमें से पहले क्या आएगा, फर्नीचर। फर्नीचर पे कोई टिक नहीं है, तो फर्नीचर हम बाहर लिख देंगे अमाउंट। फर्नीचर का अमाउंट 14,000। उसके बाद लास्ट रह गया मशीनरी। मशीनरी पे टिक है क्योंकि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन था, तो मशीनरी लिखेंगे और उसमें से जो डेप्रिसिएशन है वो लेस कर देंगे। 50,000 की आई थिंक मशीनरी थी और 5,000 का उसका डेप्रिसिएशन था। 50,000 मशीनरी के और 5,000 डेप्रिसिएशन के जब माइनस करेंगे, इट विल कम 45,000 रुपीज। क्लियर है, तो ये एसेट साइड के जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ये लायबिलिटी साइड में लिखा जाता है, ये एसेट्स हो चुके हैं दोनों। उसके बाद ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट्स हो चुकी है, ये लायबिलिटी और ये एसेट्स हो चुकी है। ठीक है, बैलेंस एडजस्टमेंट में चेक कर लेते हैं, कोई एसेट साइड की आइटम ना रह गई हो। क्लोजिंग स्टॉक हमारी बैलेंस शीट की हो चुकी है, ये हमारी लायबिलिटी में जाएगा। ये दोनों हमारे हो चुके हैं बैलेंस शीट में। ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, लायबिलिटी में जाएगा। ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, ये भी लायबिलिटी साइड की है। डेप्रिसिएशन हम लगा चुके हैं मशीनरी में से लेस, और मैनेजर कमीशन बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है। कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं आती, तो ये हमारी एसेट साइड जो है कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है, अपनी लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में देखिए, ड्राइंग एंड कैपिटल सबसे बाद में आती है। ठीक है, उसके बाद हमारा बैंक लोन है, ठीक है, और एक क्या है हमारे पास, क्रेडिटर। तो इन दोनों में से पहले क्या आएगा, हमारे पास बैंक लोन आएगा। बैंक लोन पर टिक है, इसलिए हम बैंक लोन क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे। ठीक है, अमाउंट चेक कीजिए कितना है, 25,000 का। 25,000 लिखेंगे। इसके ऊपर क्या था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, वो हम ऐड करेंगे अपना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अभी हमने कैलकुलेट किया था 6 मंथ का, तो कितना आया था, 1,000 रुपीज। ये 1,000 रुपीज हम यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इट विल कम 26,000। क्लियर है, उसके बाद क्या था, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स चेक कीजिए, 18,900। क्लियर है, यहां से सब हो गया। ये ड्राइंग एंड कैपिटल सबसे बाद में जाएगी। ये एसेट्स हो गई, ये एसेट्स हो गई है। उसके बाद बैंक लोन हो गया, ये एसेट्स हो गई, क्रेडिटर्स हो गए और कैश इन हैंड। तो यहाँ से हमारा सारी लायबिलिटी साइड हो गई है। ड्राइंग एंड कैपिटल सबसे बाद में लिखेंगे। उसके बाद हम एडजस्टमेंट चेक करते हैं बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में क्या क्या था। ये बैलेंस शीट की एसेट्स थी, हो गई है। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है हमारी लायबिलिटी साइड में होता है, ये हम यहाँ लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस दैट इज 2,400 का। और चेक कीजिए, ये हमारी एसेट साइड की हो गई है। रेंट जो है आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आएगा, हमारे पास कितना था, 2,000 रुपीज। तो यहाँ हम लिख देंगे अपना आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 रुपीज। लोन फ्रॉम जो था, इसका इंटरेस्ट हो चुका है, डेप्रिसिएशन उधर गई। मैनेजर कमीशन अभी पेंडिंग है, मैनेजर कमीशन एक साथ कैलकुलेट करेंगे और दोनों जगह हम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या रहेगी, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन आएगी, तो इसके लिए हम लिख भी छोड़ सकते हैं, लिखकर अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ लिख देंगे अमाउंट आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। लास्ट में हमारे पास क्या रहेगी, सिर्फ कैपिटल और ड्राइंग, तो यहाँ हम अपनी कैपिटल लिख देंगे, दैट इज 80,000 रुपीज। उसमें हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का मार्जिन छोड़ेंगे और यहां से हम क्या करेंगे, अपनी ड्राइंग लेस कर देंगे। ड्राइंग्स 18,000 रुपीज की, तो ये 18,000 हम यहाँ माइनस करेंगे और जो भी बचेगा वो यहाँ लिख देंगे। तो अभी 2 आइटम पड़ी है, एक मैनेजर कमीशन और एक यहाँ पर। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे, इक्वल निकाल देंगे। क्लियर है, तो ये हमारा सारी एडजस्टमेंट हो गई है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमने सारी एडजस्टमेंट दो जगह कर दी है या कुछ रह तो नहीं गया। पहले ये चेक कर लेते हैं, ड्राइंग और कैपिटल हम लिख चुके हैं, परचेज और सेल्स हम लिख चुके हैं, स्टॉक हो गया, रिटर्न आउटवर्ड हमने परचेज में से लेस कर दी थी, कैरेज इनवर्ड हमने लिख दिया था, वेजेस, पावर, मशीनरी, फर्नीचर, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, बैंक लोन, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश इन हैंड, ये सब हम लिख चुके हैं। ये चेक कर लेते हैं एक बार, जो दो जगह जानी थी वो हमने 2 जगह कर दी है उसकी एडजस्टमेंट या नहीं। क्लोजिंग स्टॉक दोनों जगह हम लिख चुके हैं, ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी। वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस में भी हमने ऐड कर दी और यहाँ पर भी हमने लिख दी। बैड डेट्स भी, प्रोविजन दोनों जगह जा चुके हैं। रेंट जो आउटस्टैंडिंग है वो भी हम 2 जगह कर चुके हैं।
लोन का जो इंटरेस्ट है वो भी हम कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन जो मशीनरी का वो दोनों जगह जा चुका है। अब मैनेजर कमीशन सिर्फ पेंडिंग है और कंटीजेंट लायबिलिटी सिर्फ हमने क्या करना है, बाद में बैलेंस शीट के बाद नोट में लिखनी है। ठीक है, तो अब सिर्फ क्या रह गया है, मैनेजर की कमीशन रह गई है। अब मैनेजर की कमीशन कैसे निकालना है बच्चों, ये ध्यान से देखना। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अकाउंट्स को क्लोज करना पड़ेगा वन बाय वन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना ट्रेडिंग अकाउंट जो है क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट्स में पहले हम टोटलिंग करेंगे। ठीक है, ये साइड जो है हमारी ज्यादा आएगी, इसकी जब टोटलिंग करेंगे इट विल कम 2,19,000। ये 2,19,000 यहां लिखेंगे। इसमें से हम ये सारे खर्चे माइनस करेंगे और जो हमारे पास बैलेंस बचेगा दैट विल 82,400। क्लियर है, और इसको हम क्या लिखते हैं, टू ग्रोस प्रॉफिट कैरीड। अब इस ग्रोस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ब्रोक डाउन करेंगे। तो यहां लिखेंगे हम अपना बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोक डाउन 82,400। क्लियर है, क्या किया हमने, इसके टोटलिंग में से लेस के सारे खर्चे, तो जो बचा हमारा ग्रोस प्रॉफिट, उस ग्रोस प्रॉफिट को हमने क्या किया, यहाँ पर आगे ब्रोक डाउन कर लिया। क्लियर है, अब हम अपने क्या करना है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, कुछ आइटम ये है और कुछ आइटम्स ये हैं। आपने क्या करना है बच्चों, रफ में अपने इस इधर का जो भी टोटल होगा, अभी तो सिर्फ एक आइटम है, ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में जितना भी हो, यानी कि आपने ये सोचना है कि हम बस नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, उस तरीके से आपने कैलकुलेशन करनी है। 82,400 में से आपके जितने भी आपने ये एक्सपेंस लिखे हैं, ठीक है, दिस वन, ये एक्सपेंस और ये सारे आपने लेस करने हैं। ठीक है, लेस करने के बाद जो आपके पास बैलेंस बचेगा वो बच रहा है 32,200 का। क्लियर है, समझ आया क्या बोला गया है, कि आपने जैसे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से आपने कैलकुलेट करना है, पर आपने लिखना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वो नेट प्रॉफिट आपने अभी लिखना नहीं है, सिर्फ रफ में कैलकुलेट कीजिए। जो आया है वो आपके पास आएगा 32,200। उसके ऊपर आप मैनेजर की कमीशन को कैलकुलेट कीजिए, क्या बोला आफ्टर है, तो 32,200 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 110, क्योंकि 100 में रेट क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ये आपने ऐसे कैलकुलेट करना है, जो अमाउंट आएगा इट विल कम 2,927। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। आई थिंक क्लियर है क्या बोला गया है। आपने रफ में जैसे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वैसे आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सिर्फ मैनेजर कमीशन को छोड़कर बाकी क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए बच्चों, कोई भी आइटम मिस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अपनी क्रेडिट साइड टोटल कीजिए, उसमें से जो भी आपके डेबिट साइड में आइटम आपने लिखी हुई है वो सब माइनस कीजिए। जो आपके पास बचा वो क्या बच गया, आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, पर यहाँ नहीं लिखना, उस नेट प्रॉफिट में आपने मैनेजर कमीशन कैलकुलेट कीजिए जैसे बोली गई है। नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई 10 अपॉन, अगर बिफोर वर्ड होता तो 100, आफ्टर वर्ड है तो 100 प्लस रेट, यानी कि 10 अपॉन कितना आ जाएगा, 110। तो उससे जो कैलकुलेट किया वो कितना आ गया हमारे पास, ये हमें दो जगह लिखनी होती है, एक बार P&L में और एक बार बैलेंस शीट में, 2,927। ठीक है, ये साथ के साथ लिख देना बच्चों, नहीं तो ये मिस हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि हमने यहाँ पर भी लिखना था। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट है, अब अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, जो यहाँ पर टोटल है, यहाँ पर जो टोटल आएगा वो कितना आ रहा था, 82,400। ग्रोस प्रॉफिट ही है ना इस साइड में, तो ये आपका 82,400। उसमें से अब आप सारे एक्सपेंस जितने हैं वो माइनस कर लीजिए, या फिर जो पहले प्रॉफिट आया था बच्चों 32,200 का, उसमें से ये माइनस कर दीजिए, क्योंकि इसमें से बाकी सब तो माइनस करा हुआ था, वो क्या बचा हुआ था 32,200, उसमें से ये माइनस कर दीजिए। अगर कंफ्यूजन है तो आप दोबारा सारे 82,400 में से सारे एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, तो ये आपके पास जो बचेगा 29,273। ठीक है, ये बचेगा आपके पास, ये टोटल इक्वल। तो ये हमारे पास क्या बच गया, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट है, कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर है, आई थिंक कोई भी मुश्किल नहीं कहे, सिर्फ मैनेजर कमीशन सबसे लास्ट में कैलकुलेट होता है। आपने टोटल करके सारे एक्सपेंस माइनस करने हैं, दैट इज योर नेट प्रॉफिट होता है। इस नेट प्रॉफिट को इनटू रेट अपॉन, जैसी भी कंडीशन है, बिफोर वर्ड है तो 100 आ जाएगा अपॉन में, आफ्टर वर्ड है तो 100 प्लस रेट आ जाएगा। जो मैनेजर कमीशन आपने कैलकुलेट की, एक बार आपने यहाँ लिखी और एक बार आपने बैलेंस शीट में लायबिलिटी में, उसके बाद दोबारा आपने अपनी सारी इनकम में से क्या करना है, सारे खर्चे माइनस कर देने हैं, तो जो बचेगा आपके पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में लिख कर जाएंगे।
हमने बैलेंस शीट में जगह छोड़ी हुई थी यहाँ पर, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपना नेट प्रॉफिट। कितना है 29,273। ठीक है, इनका टोटल करेंगे 1,09,273। इसमें से 18,000 जो माइनस करेंगे तो इट विल कम 91,273। क्लियर है? तो ये हमारे पास जो है बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। अब दोनों साइडों का हमने क्या करना है, टोटलिंग करनी है। इस साइड की टोटल जो है 1,43,500 एंड सेम 1,43,500। बैलेंस शीट की दोनों साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन जो है क्लियर है। लास्ट में जो कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए मैं बोल रही हूँ, उसमें सिर्फ क्या करना है आपने, बैलेंस शीट के बाद जब आपका फॉर्मेट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, फॉर्मेट के बाद आपने लिखना है नोट, और नोट में जो ये आपकी वर्डिंग है देयर इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी, ये हमने यहाँ पर लिख देनी है। देयर इज अ कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ ₹20,000 in respect of a court case। इस नोट में हमने ये लिख देनी है। क्लियर? सारा क्वेश्चन पहले की तरह था, ठीक है, जैसे हम पहले समझाया गया आपको सेम वैसे ही क्वेश्चन है। सिर्फ क्या आई है, एक आपकी एडजस्टमेंट मैनेजर कमीशन क्या है और एक कंटीजेंट लायबिलिटी। मैनेजर कमीशन आपको मैंने समझा दिया, बिफोर वर्ड है तो रेट अपॉन 100 लगाते हैं, आफ्टर वर्ड होता है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगाते हैं। कौन सा नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है ये भी बता दिया। कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लीजिए, उसमें से अपने इनकम में से अपने सारे एक्सपेंस माइनस कीजिए, जो बचेगा डेट इज योर नेट प्रॉफिट, उस पर कैलकुलेट कीजिए मैनेजर कमीशन, और उसको एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दीजिए और एक बार बैलेंस शीट में लायबिलिटी। क्लियर है? कंटीजेंट लायबिलिटी कहीं भी आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करनी, सिर्फ बैलेंस शीट के बाद नोट लिखना है और नोट में आपने लिख देना है कि आपके पास इतनी रुपीस की कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ जो भी आपको कंडीशन डाली होगी वो आपने लिख देनी है। क्लियर? तो ये आपका आज का क्वेश्चन था। होप आपको आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लैरिटी हो गई होगी कंसेप्ट की। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।